हेलो नमस्कार दोस्तों। और मैं दीक्षा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चल रहा है प्रबंध के सिद्धांत। ये टॉपिक हमारा चल रहा है और इसकी एक क्लास जो है वो हो चुकी है। ये हमारी अगली क्लास है, ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें हम हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से 14 सिद्धांत दिए हैं। हेनरी फ्योल सामान्य प्रबंधन के जनक भी कौन है? हेनरी फ्योल है। और प्रबंध के सिद्धांत जो किसने दिए हैं वो दिए हैं हेनरी फ्योल ने। यानी कि प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते हैं? हेनरी फ्योल। इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक एक बुक लिखी है। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने उसमें अपने 14 सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार कार्य को करना चाहिए कोई व्यवसाय में या उद्योग में। पहला है हमारा कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का मतलब होता है कार्यों को बांटना। क्या होता है कार्य विभाजन का अर्थ? कार्य विभाजन का अर्थ होता है कार्यों को बांटना। यह कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए योग्य नहीं होता है और ना ही एक व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए देने से वह किसी कार्य में दक्ष हो सकता है। देखिए, अगर आप कोई कार्य को अलग अलग लोगों में बांटोगे तो काम अच्छे से होगा। अगर एक ही व्यक्ति को आप वो सारे कार्य दे दोगे तो वो क्या कोई सारे कार्य में वो निपुण हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया है इन्होंने कि कार्यों को अलग अलग रूप में बांटना, अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों में बांटना। कोई काम कोई कर रहा है, कोई कुछ को दे दिया काम, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों को वो काम देना। एक व्यक्ति वो सारा कार्य नहीं कर पाएगा। अतः ये आवश्यक है कि कार्य का विभाजन कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाए ताकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ा जा सके। अब सब लोग काम करेंगे, सारे व्यक्ति काम करेंगे। आपने एक काम दे दिया सबको, तो आपको जो व्यक्ति काम कर रहा है आप उसे समझ सकोगे कि वो कार्य उसको सही ढंग से कर रहा है। क्यों? वो एक ही कार्य को बार बार करेगा तो उसमें निपुणता हासिल कर लेगा, वो उसमें योग्यता हासिल जो है कर लेगा। तो क्या होगा, आप उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे आप नियुक्त कर सकते हैं, आप उसे कुछ और बड़ा काम सौंप सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको लक्ष्य की प्राप्ति अच्छे से हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति आपकी जल्दी हो जाएगी। अगला है प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखिए, जहाँ पर अगर उत्तरदायित्व की बात होगी वहाँ पर अधिकार भी होना चाहिए। इन दोनों का संबंध बराबर रूप से चलना चाहिए। अगर किसी को आपने दायित्व दिया है, उत्तरदायित्व दिया है, तो आपको उसको बराबर अधिकार भी देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो काम कुछ नहीं होगा। फ्योल के अनुसार प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है। फ्योल के अनुसार क्या है, जो अधिकार है और उत्तरदायित्व है वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। प्राधिकार के अभाव में कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। प्राधिकार यानी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दी, अधिकार उसे दे दिया, अधिकार नहीं दिया, आपने उसे दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने उसे अधिकार नहीं दिए, तो वो
क्या है, उत्तरदायित्व का निर्वाह ढंग से नहीं कर पाएगा। आपने उसे अगर अधिकार नहीं दिया है तो वो उत्तरदायित्व भी ढंग से पूर्ण नहीं कर सकता है। अतः ये आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को कार्य करने का दायित्व सौंपा जाता है उन्हें आवश्यक अधिकार भी दिए जाना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर उत्तरदायित्व दिए जाते हैं तो उन्हें समान अधिकार भी दिए जाने चाहिए, ताकि आपका कार्य जो है आसान होगा और उनका प्रेरणादायक स्रोत भी बढ़ेगा। अगला है हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत। इन्होंने अनुशासन का सिद्धांत दिया है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीतियों, नियमों, कार्यविधियों तथा निर्देशों का पालन करना पड़ता है और इसी परिस्थिति को अनुशासित कार्य की संज्ञा दी जाती है। देखिए, जब आप स्कूल में जाते थे, जब हम छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो वहाँ पर भी अनुशासन होते थे। कि अनुशासन क्या होता था, हम सर की रिस्पेक्ट किया करते थे और कुछ नियम भी होते थे, जैसे नेल कट करने हैं और लड़कियां हैं तो 2 चोटी बना के आएंगी और बॉयज़ हैं तो उनके जो हेयर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो कुछ वहाँ के नॉर्मल जो डिसिप्लिन है, क्यों डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो, अगर आप स्कूल जा रहे थे और ये आपको अनुशासन वहाँ का नहीं होता, क्या पढ़ाई आप ढंग से कर पाते? आप तो ऐसे ही सोचते कि ऐसे ही स्कूल जा रहे हैं, पढ़ना नहीं है, पर सिर्फ पढ़ना है, आप कैसे भी घूमते वहाँ। लेकिन वहाँ पर क्या है, अनुशासन हुआ है। इसलिए अब हर जगह अनुशासन होता है। कोई भी संस्था हो, हर जगह आपको अनुशासन से रहना पड़ता है, डिसिप्लिन से आपको रहना पड़ता है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीतियों, नियमों और कार्यविधियों तथा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। कोई भी कंपनी है, वहाँ पर जो नीतियाँ चलेंगी, जो नियम है, उनके अनुसार आपको रहना पड़ता है। अगर कोई कंपनी है, वहाँ की कोई ड्रेस है तो आपको वो ड्रेस पहननी पड़ेंगी। जो नीतियाँ चल रही हैं आपको वो अपनानी पड़ेंगी, जो कार्यविधियाँ चल रही हैं वो आपको अपनानी पड़ेंगी। यानी कि आपको उसमें कार्य करने के लिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगला है आदेश की एकता। क्या है? आदेश की एकता, यानी कि एक बार में एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना। क्या? एक बार में एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना। कार्य करने वाले व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो एक समय में क्या है, उसे एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अगर बताओ, अगर अलग अलग अधिकारी उसे काम दे देंगे तो क्या वो एक कार्य को सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 4 अधिकारी हैं, एक व्यक्ति है, और वो 4 अधिकारी एक व्यक्ति को अलग अलग कार्य देंगे तो क्या वो सही से कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आदेश देने वाले अधिक होने पर अनुशासन भंग होता है, अधिकार कमजोर पड़ता है। अगर आदेश देने वाले व्यक्ति ज़्यादा होंगे और कार्य करने वाले कम, तो क्या होगा? सीधा असर अनुशासन पर पड़ेगा। अनुशासन जो है भंग हो जाएगा और कमज़ोर पड़ता है, तथा श्रमिक की प्रवृत्ति काम टालने की हो जाती है। अगर उसे एक अधिकारी कार्य देगा तो वो कार्य को कर देगा। अगर चार अधिकारी अगर उसे कार्य देंगे तो उसे आलस आने लगेगा कि उसे वो क्या करने लगेगा, फिर वो काम को टालने लगेगा। अतः ये सिद्धांत अनेक अधिकारियों के स्थान पर एक ही अधिकारी का औचित्य मानता है, यानी कि एक ही अधिकारी से आदेश मानना। यानी एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्तियों को एक अधिकारी से आदेश मिलना। अब है निर्देश की एकता। अब क्या है? निर्देश की एकता, यानी कि एक निर्देश होना। जो योजनाएं चलेंगी, जो कोई भी कार्य अलग हो रहा है तो उनके लिए क्या, एक योजना बनना।
एक ही प्रकार के कार्यों के लिए ही निर्देश तथा एक ही योजना होनी चाहिए। अगर कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं और निर्देश, उनके लिए क्या निर्देश और योजना जो है एक ही होना चाहिए। निर्देशों की एकता से फ्योल का आशय है सामान्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक निर्देश होना चाहिए। अगर एक समूह है तो उनके लिए अलग अलग निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर उनका लक्ष्य एक ही है तो उनके लिए निर्देश देने वाला भी क्या एक ही हो। फ्योल के अनुसार संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए निर्देशों की एकता महत्वपूर्ण है, जबकि कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश की एकता आवश्यक है। क्या कहा है? संगठन में कुशलतापूर्वक संचालन के लिए क्या? निर्देशों की एकता, यानी कि कोई संगठन का जो कार्य चल रहा है, संगठन में कोई कार्य चल रहा है ना, तो उसे एक ही निर्देश प्राप्त होना चाहिए। अगर लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य एक है, तो जो संगठन में कार्य करेंगे वो क्या एक संगठन क्यों कर रहा है? वो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, और फिर उनके निर्देश भी एक ही होना चाहिए। उसी प्रकार कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश की एकता आवश्यक है। यानी कि कोई व्यक्ति को कार्य दिया है, हम अभी देख चुके हैं आदेश की एकता, यानी कि एक ही अधिकारी से अधिकार प्राप्त होना। अगला है हमारा सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण, यानी कि सामान्य हित को देखना चाहिए, व्यक्तिगत हित को नहीं देखना चाहिए। किसी समूह में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में समन्वय रखना प्रबंधकों का प्रमुख दायित्व है। यानी क्या सामूहिक हित में इसमें क्या है, प्रबंध में सामूहिक हित को ज़्यादा माना जाता है, उसी पे फोकस किया जाता है, व्यक्तिगत हित को नहीं देखा जाता है। फिर भी यदि इनमें कहीं टकराव होता है तो सामूहिक हितों की रक्षार्थ व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देके बताती हूँ। जैसे कोई क्रय प्रबंधन है, कोई क्रय प्रबंधन है, उसे अपनी संस्था के लिए कोई सामान खरीदना है और कोई वो चीज़ इसी में कोई है, वो आपको कम कीमत में सामान दे रहा है, और आपका कोई दोस्त है, वो वही चीज़ वही है, गुणवत्ता भी वही है, और वो आपको महंगी चीज़ दे रहा है, तो आप उसके दोस्त हैं, तो आपको उससे सामान नहीं लेना चाहिए। आपको क्या है, सामूहिक हित पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि कंपनी को लाभ होना चाहिए, कंपनी को नुकसान होगा अगर आप महंगी चीज़ों को खरीदोगे, तो हमें लागत कम लगानी है। इसलिए क्या है, सामान्य हित, यानी कि सामान्य हित को हम इसमें देखते हैं, व्यक्तिगत हित को इसमें नहीं देखा जाता है। अगला है कर्मचारियों को पारिश्रमिक, यानी कि वेतन, उचित पारिश्रमिक। आर्थिक पारिश्रमिक के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है। कोई व्यक्ति कार्य क्यों कर रहा है? वेतन के लिए कर रहा है, पैसों के लिए ही तो करते हैं सब लोग काम। अतः कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पारिश्रमिक पर्याप्त होना चाहिए तथा भुगतान करने की उचित विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी कर्मचारी जितना कार्य कर रहा है उसको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई
कम कर रहा है तो आप उसको ज़्यादा दे दो, या फिर वो बेचारा सुबह से काम कर रहा है, उसकी मतलब ज़्यादा कार्य कर रहा है वो, और उसे उतना वेतन उसे कार्य के हिसाब से मिल नहीं पा रहा, तो ये उचित वेतन नहीं होगा। और उनका जो वेतन, उसकी जो सैलरी है वो टाइम पर पे होने चाहिए। उनसे क्या होगा, उससे मनोबल बढ़ेगा कि हाँ चलो सैलरी टाइम पर आती है। प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली द्वारा कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन एवं क्षमता से कार्य करते हैं तथा श्रम संबंध अधिक अच्छे बने रहते हैं। सैलरी टाइम पर मिलेगी उसे तो वो लगन से कार्य करेगा, निष्ठा लगन से, अच्छी क्षमता से वो जो है उस कार्य को करेगा। अगर उसे वेतन सही से मिलेगा, अगर कार्य के हिसाब से उसे अगर वेतन मिल रहा है और टाइम पर मिल रहा है तो वो क्या, उसकी कार्य के प्रति लगन बढ़ती जाएगी और वो कार्य को अच्छी ढंग से करेगा और आपके लक्ष्य आपको तीव्रता से प्राप्त हो जाएंगे। अगला है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। देखिए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में अधिकार किसका होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध का। किसका होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक का। और विकेंद्रीकरण में किसका होता है, इसमें होता है निम्न स्तरीय प्रबंधक के पास। क्या कहा है, अपने 8वें सिद्धांत में हेनरी फ्योल का कहना है किसी भी संगठन में उसके अपने अधिकारों का केंद्रीकरण उस सीमा तक होना चाहिए जिससे संगठन के अधिकार और कर्मचारियों के दायित्वों के बीच संतुलन बना रहे। जैसे कोई अधिकार है उच्च स्तरीय का, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होगा उनके अधिकार और जो निम्न स्तरीय है उनमें बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के ज़्यादा कम या किसी के कम या ज़्यादा। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में संतुलन स्थापित करना भी कार्य होता है। ये इन्होंने सिद्धांत में लिखा है, हेनरी फ्योल ने अपने 8वें सिद्धांत में। इन दोनों में संतुलन होना जरूरी है, तभी आपको लक्ष्य तीव्रता से प्राप्त होंगे। अगला हमारा सिद्धांत है श्रेणी श्रृंखला, यानी सोपान श्रृंखला भी इसको हम बोलते हैं। श्रेणी श्रृंखला से तात्पर्य यह है कि किसी उपक्रम के ऊपर से नीचे तक तथा नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य संप्रेषण के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला होनी चाहिए। यानी कि जो अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, यानी कि देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। B C D E F G H और I। इनका अधिकारी कौन है? इनका अधिकारी कौन है? B और F। B का C और F का G। यानी जो ऊपर कार्य कर रहे हैं ये अधिकारी, ये नीचे कार्य कर रहे हैं ये, यानी कि एक लाइन में इनकी एक लाइन बनी हुई है। यानी कि देखिए उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, है ना। इस तरीके से कार्य को आवंटन कर दिया तो अधिकारी भी जो है अलग अलग हो गए। और इनकी जो लाइन है, जो लाइन बनी हुई है, ये
कोई कार्य दिया ए ने, तो ये बी तक पहुंचाएगा, सी तक, फिर डी को, फिर ई को, यानी इनमें क्या होगा, संप्रेषण। क्या होगा, संप्रेषण। यानी जो कार्य पहुंचाएंगे, इस कार्य को क्या कहते हैं, सोपान श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको, सोपान श्रृंखला। ऊपर के अधिकारियों से नीचे के अधिकारियों तक जो संप्रेषण होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सोपान श्रृंखला। और सभी स्तर के अधिकारियों को इसका पालन करना चाहिए। श्रेणी श्रृंखला का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इससे आदेश की एकता का स्वतः ही पालन हो जाता है। कोई आदेश आएगा, कोई आदेश अगर आएगा, अगर उसे सीधे ढंग से अगर संप्रेषण से मतलब बराबर अधिकारियों द्वारा प्राप्त होगा, तो वो कार्य क्या है, आदेश की एकता होगी और कार्य स्वतः ही पालन हो जाता है। अगला है व्यवस्था का सिद्धांत। क्या है अगला, व्यवस्था का सिद्धांत, यानी व्यवस्था करना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित होना चाहिए तथा वह वस्तु अथवा व्यक्ति उसी निर्धारित स्थान पर रहे। प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत वस्तु एवं व्यक्ति दोनों की उचित व्यवस्था करना है। देखिए इन्होंने इसमें है, जो वस्तु है, जो ये वस्तु अगर यहाँ रखी है, तो उन्होंने क्या कहा है, कोई वस्तु मतलब उद्योग चल रहा है और उसमें कार्य करने की चीज़ें जो हैं, वस्तुएं, वो एक ही स्थान पर होनी चाहिए और जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं वो भी उसी निश्चित स्थान पर होनी चाहिए। उनकी उचित व्यवस्था करना ताकि न्यूनतम प्रयासों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी व्यवस्था होगी तो न्यूनतम प्रयासों द्वारा क्या होगा, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान पर कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी, नीचे का दिख नहीं रहा है ये, होता है। अगला है समानता का सिद्धांत। अगला है समानता। प्रबंध न्यायपूर्ण एवं दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह को प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई संगठन में लोग कार्य कर रहे हैं और कोई अधिकारी है, उसमें से कोई एक उसका दोस्त है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ वो उसी से अच्छे से बात कर रहा है, सभी को बराबर रूप से उसे देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अधिकारी होने तो उनसे बदतमीजी से बात करेगा, नहीं, उनसे क्या, न्यायपूर्ण एवं दयापूर्व, क्या उससे दया अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी कोई छोटे पद पर भी है तो उससे बड़े अधिकारियों को सही से बात करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वफादारी एवं स्नेह को वह प्राप्त कर सकता है। प्रबंधकों द्वारा किया गया समतापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों में निष्ठापूर्वक व समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देता है। अब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई अधिकारी हमसे अच्छे से बात करेगा तो अपन क्या करेंगे, कार्य को अच्छी तरीके से करेंगे कि वो हमारी और तारीफ करेगा। इसलिए उसमें क्या, उसका भाव उत्पन्न होता है कि वो कार्य अच्छी ढंग से करेगा, जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगला है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, यानी कि परमानेंट। जो कर्मचारी होंगे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ इस कार्य से हट जाएंगे, फिर वो क्या है, कार्य को सही से नहीं करेंगे, उन्हें ये लगेगा कि यहाँ से तो हम हट जाएंगे तो हमें कार्य क्यों सही से करना है। तो कार्यों में हमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हें हमें बताना चाहिए कि आप यहाँ परमानेंट हो, आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार स्थिर कार्मिक दल संस्था की पूंजी है।
इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, स्थिर कार्मिक दल संस्था की पूंजी है, यानी कि स्थिरता। स्थिरता क्या है, कार्मिक दल संस्था की पूंजी है। यदि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होगा तो कर्मचारी सेवा असुरक्षा के भय से मुक्त रहेंगे। अगर कर्मचारियों को ये डर ही नहीं रहेगा कि हम यहाँ से हटेंगे तो वो कार्य अच्छे ढंग से करेगा। ऐसे वातावरण में कर्मचारी सेवा का अंग बनकर लगन और निष्ठा के साथ कार्य सीखता है तथा अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए सजग रहता है। अगर आप उसे बताओगे कि आप यहाँ परमानेंट हो, आपको इस जॉब से नहीं हटाया जाएगा, आपको इस कार्य से नहीं हटाया जाएगा, तो वो क्या है, वो अपनी पूर्ण लगन से, पूर्ण निष्ठा से वो उस कार्य को करेगा और सीखेगा कि हाँ मैं यहाँ पर परमानेंट हूँ। अगला है पहल का सिद्धांत। अगला क्या है, पहल का सिद्धांत। फ्योल के अनुसार यदि कर्मचारी किसी अच्छी योजना को प्रस्तावित करता है तथा उसकी कार्य रूप देने की सुव्यवस्था का सुझाव देता है तो प्रबंधक को उसे मान्यता देनी चाहिए ताकि उनकी पहल क्षमता का विकास हो सके। यानी जो अधिकार लेने का मतलब, जो प्लानिंग करती है, जो प्लानिंग बनती है, जो भी निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा, वो तो अधिकारियों, उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा ही लिए जाते हैं। पर फ्योल के अनुसार, फ्योल ने क्या कहा है, जो कर्मचारी कार्य कर रहा है, वो काम कर रहा है, अगर उन्हें सुझाव देना चाहें कि पहल कर सकें अपन से, उनको अवसर देना चाहिए कि वो हमसे आके पहल कर सकें। इससे क्या होगा, उनका मनोबल भी बढ़ेगा कि हमने उनको कार्य बताया, वो इस तरीके से हमारे कार्य को कर रहे हैं। अगर आपका कार्य सही लगा तो आप अच्छी नज़र से देखे जाओगे, आप योग्य व्यक्ति माने जाओगे उसमें। पहल यानी होता है आप बातचीत कर सको या सुझाव दे सको, किसको, अधिकारियों को, कि इस कार्य को इस ढंग से नहीं, इस तरीके से कर सकें। सुझाव देना एक तरीके से पहल कर सके अधिकारियों से। लास्ट है हमारा सहयोग की भावना। क्या है, सहयोग की भावना। यह सिद्धांत संगठन ही शक्ति है के महत्व को प्रदर्शित करता है। क्या ये सिद्धांत किसको, संगठन ही शक्ति है के महत्व को प्रदर्शित करता है। किसी भी उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यदि भिन्न समूह तथा समूह के सदस्यों के बीच सहयोग नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त करना भी असंभव होगा। कोई समूह में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो आपस में ही उनमें मतभेद चल रहा है, वो सहयोग की भावना नहीं रखते, तो जो लक्ष्य होगा उसे सही से प्राप्त करना असंभव है। यानी कैसे, कोई समूह में कार्य कर रहा है, कोई उसको ज़रूरत है, कोई समूह में कार्य कर रहे हैं, एक व्यक्ति को ज़रूरत है दूसरे व्यक्ति की और वो मदद नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं उसका, तो क्या होगा, लक्ष्य तो वो एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और वो आपस में ही सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनमें मतभेद उत्पन्न होगा। इससे क्या होगा, जो लक्ष्य होगा वो असंभव होगा प्राप्त करना। तो देखिए हमने फ्योल के 14 सिद्धांतों को देख लिया है। अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है वैज्ञानिक प्रबंध के ऊपर। उसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा वो। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ये मैंने लिखा है, इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।